वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पंचिंग प्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टोम के प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने फ्लाईव्हील के बारे में डिस्कस किया, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस किया। आज डिस्कस करेंगे कि फ्लाईव्हील का क्या यूज़ है पंचिंग प्रेस में। पंचिंग प्रेस का यूज़ किसी भी मटेरियल में होल करने के लिए किया जाता है कि बेसिक यूज़ मैंने आपको बता दिया। फ्लाईव्हील का यूज़ हमें पता है कि फ्लाईव्हील क्या करता है, स्पीड फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है अंडर कॉन्स्टेंट लोड। ठीक, अगर हमारा लोड कॉन्स्टेंट हो और हमारा टॉर्क वेरी कर रहा हो तो स्पीड फ्लक्चुएशन को हमारा फ्लाईव्हील क्या करता है, रिड्यूस करता है, एक एनर्जी रिजर्वायर का काम करता है। इसका एक यूज़ और है कि अगर हमारा लोड वेरी कर रहा हो अंडर कांस्टेंट टॉर्क, यानी कांस्टेंट टॉर्क पर अगर हमारा लोड वेरी कर रहा है तो भी फ्लाईव्हील फ्लक्चुएशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो यूज़ हम इस पंचिंग ब्रश में देखेंगे, यानी अगर आपका टॉर्क वेरी कर रहा हो कांस्टेंट लोड पर तो भी हम क्या करते हैं, फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं। अगर हमारा लोड वेरी कर रहा हो अंडर कांस्टेंट टॉर्क तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं। और वो इस पंचिंग प्रेस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पंचिंग प्रेस में क्या है कि हमारा जो आप लोगों को मैंने बताया था स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में यहाँ एक गाइड होता है, ये कनेक्टिंग रॉड होता है और ये क्रैंक होता है जो पूरा 360 रिवोल्यूशन लेता है। तो पंचिंग प्रेस भी एक तरीके का स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की तरह यहाँ पर बना हुआ है। देखिए ये आपका फिगर दिया हुआ है जिसमें हमारा ये जो स्लाइडर होता है वो देखिए यहाँ पर उस जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, पंच। जैसे इसमें ये स्लाइडर होता है वैसे यहाँ पर स्लाइडर की जगह क्या हो जाएगा, ये पंच हो जाएगा। ये कनेक्टिंग रॉड होगी और ये हमारा क्रैंक है जो 360 रोटेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी मोटर होती है और मोटर और इस क्रैंक शाफ्ट के बीच में हमारा ये फ्लाईव्हील लगा रहता है। ठीक, तो जब इनिशियल कंडीशन होती है, इनिशियल कंडीशन पे ये जो हमारी क्रैंक है जो इस पोजीशन पे है ये थीटा इक्वल टू 0 पर, यानी इस तरीके से होती है। ठीक है, तो जब हमारी क्रैंक यहाँ पर होगी, ये जो क्रैंक आपको यहाँ दिख रही है ये इनिशियल पोजीशन पर इस जगह पर होती है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। और उस कंडीशन पे हमारा ये जो पंच है वो किसी पोजीशन पर होगा, ऐसे यहाँ पर होगा इनिशियल पोजीशन पर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही मोटर से एनर्जी सप्लाई की गई, कांस्टेंट टॉर्क दिया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये एनर्जी इसको मिलेगी और हमारा क्रैंक थीटा इक्वल टू 0 से हमने माना थीटा 1 पर मूव कर गया, यानी थीटा 1 क्रैंक एंगल टर्न कर गया। तो इस कंडीशन में, यानी ये जो कंडीशन है थीटा से ये थीटा 1, ये वाली जो पोजीशन आ रही है हमारी, क्रैंक यहाँ से यहाँ तक हमारा थीटा 1 टर्न कर गया। ठीक, बाय एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इस पोजीशन में जब हमारा स्लाइडर यहाँ से यहाँ आया, यानी जब थीटा से थीटा इक्वल टू 0 से थीटा 1 पर आया तो हमारा जो पंच है ये इस प्लेट के ऊपर आ गया, बिल्कुल तो इस प्लेट को टच करने लगा। यानी ठीक है, अभी उसने पंच किया नहीं, अभी हमारा पंचिंग ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इस पोजीशन पर आ गया कि जस्ट उसको सिर्फ टच कर रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें पंच करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि कोई लोड नहीं है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब अगर यहाँ पर ये फ्लाईव्हील है तो ये फ्लाईव्हील क्या करेगा, इस एनर्जी को स्टोर कर लेगा फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे इस एनर्जी को ये कंट्रोल करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब दूसरे केस में अब क्या हुआ, जब हमारा क्रैंक थीटा 1 से थीटा 2 रिवॉल्व करेगा, यानी ये जो पहली कंडीशन है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थीटा 1 की कंडीशन है। अब मान लिया ये क्रैंक थीटा 1 से थीटा 2 आया, तो जैसे ही थीटा 1 से थीटा 2 आएगा इस पंच पर लोड होगा, क्योंकि ये इसको इस पर पंच करेगा। तो जैसे ही हमारा पंचिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, इस पर लोड आया, इस लोड की वजह से इस क्रैंक पर लोड आएगा और इस लोड की वजह से क्या होगा कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड वो घट जाएगी, या इसकी वेलोसिटी हम कह सकते हैं क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो फिर इसे कांस्टेंट स्पीड पर मेंटेन रखने के लिए क्या होगा कि जो फ्लाईव्हील ने एनर्जी स्टोर करी थी थीटा 1 तक के लिए, उस एनर्जी को ये रिलीज कर देगा और ये कांस्टेंट स्पीड पर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, और एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हो जाएगी और हमारा पंचिंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जो हमारा एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन हुआ, एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन वो कहां से कहां तक हुआ, थीटा 1 से थीटा 2 तक इस केस में। और इस केस में वेलोसिटी घट रही थी क्योंकि यहां पर क्या था, लोड था। पहली जो कंडीशन थी, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इक्वल टू थीटा 1 तक क्या था, नो लोड। इस कंडीशन में कोई लोड नहीं था। जब यहां से क्रैंक थीटा 1 आया, कोई लोड नहीं था, तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर रही थी। तो इस फ्लाईव्हील ने क्या किया कि इस मोटर से जो एनर्जी मिल रही थी उसको इसने क्या किया,
एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, उस कंडीशन में क्या हुआ, इस फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरे कंडीशन में जब ये θ1 से θ2 आया, तो जैसे ही θ1 से θ2 इसने मूव किया, ये इस डायमीटर की जो इसको पंच किया, इसने पंच किया तो इस पर लोड आया, इस लोड की वजह से इस क्रैंक पर भी लोड हुआ, और लोड की वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। जैसे ही स्पीड डिक्रीज करी, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखने के लिए इस फ्लाईव्हील ने जो एनर्जी यहाँ पर स्टोर करी थी वो इसे प्रोवाइड करी, कांस्टेंट स्पीड पर ये मेंटेन हो गया। ठीक, अब ये पंच यहाँ से इस पोजीशन पे आ गया, ये आपकी ये पोजीशन है पंच की, यानी θ1 से θ2 पर आने के बाद अब वापस जब ये थीटा से ये थीटा इक्वल टू 0 तक जाएगा, उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर भी अब फिर कोई लोड नहीं है, इस पोजीशन पे फिर कोई लोड नहीं है, तो ये वापस से क्या होगा, इसमें एनर्जी जो होगी वो स्टोर हो जाएगी, क्योंकि मोटर से तो कांस्टेंट टॉर्क पर हमें एनर्जी मिल रही, लेकिन उस एनर्जी को ये फ्लाईव्हील क्या कर रहा है, स्टोर कर ले रहा है, और जब रिक्वायरमेंट हमें हो रही है θ1 से θ2 पर, तो वहाँ पर उसने इस एनर्जी को फिर से दे दिया। तो हमारा जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन है, स्पीड का फ्लक्चुएशन है, वो उसने कंट्रोल कर लिया इस फ्लाईव्हील ने। ठीक, और हमारा पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है ना। फ्लाईव्हील की मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हमें निकालनी हो, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या कंसीडर कर लिया कि इस मोटर से जो हमें एनर्जी मिल रही है एक पंचिंग ऑपरेशन के लिए, उसे हमने डिनोट कर दिया किससे, E1 से। यानी E1 कौन सी एनर्जी है, यह है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ऑपरेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ऑपरेशन। ठीक, पंचिंग ऑपरेशन के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हमने किससे डिनोट कर दिया, ई से डिनोट कर दिया। एक हमने और एज्यूम किया है डी, ये क्या है, ये है डायामीटर, जिस डायामीटर का हमें पंच करना, होल करना है, ये उसका है, यानी डायामीटर ऑफ होल पंच, यानी जिस डायमीटर का हमें पंच करना है, होल करना है, उसे हमने डिनोट कर दिया किससे, डी से। टी क्या है, ये जो प्लेट है जिस पर हमें होल करना है उसकी थिकनेस है, थिकनेस ऑफ प्लेट इन विच होल इज टू बी पंच्ड। ठीक, प्लेट के लिए जो कर्तन प्रतिबल है, यानी जो शेयर स्ट्रेस है इस प्लेट के लिए, उसे हमने किससे डिनोट कर दिया है, टाउ से डिनोट कर दिया है शेयर स्ट्रेस को। ठीक, ये चार कंसिडरेशन हमने माने हैं, किस लिए कि अगर हमें इस फ्लाईव्हील की मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालनी हो। क्या क्या हमने एज्यूम किया, हमने सबसे पहले ये मान लिया कि जो हमें एक पंचिंग ऑपरेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी जब ये पूरा हमारा थीटा 360 रोटेट करता है तो उतने टाइम पीरियड पर हमारा एक पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो उस पंचिंग ऑपरेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे हमने किससे डिनोट कर दिया, E1 से। D1 क्या मान लिया कि जो भी प्लेट पर पंच हो रहा है उसका जो डायमीटर है उसे हमने डिनोट कर दिया D से। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की यानी उस प्लेट की थिकनेस हमने क्या मान ली, T मान ली, और उस प्लेट मटेरियल के लिए शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमने क्या मान ली, कर्तन प्रतिबल की वैल्यू हमने क्या मान ली, टाउ। अब हमें क्योंकि स्ट्रेस पता हुआ है, एरिया हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अगर बात करें शेयर स्ट्रेस की, शेयर फोर्स की, ये क्या है, शेयर फोर्स, यानी कितना शेयर फोर्स रिक्वायर्ड होगा एक पंचिंग ऑपरेशन के लिए, तो अगर इसको Fs से डिनोट करें तो क्या होगा, शेयर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ऑपरेशन। तो पंचिंग ऑपरेशन के लिए अगर शेयर फोर्स रिक्वायर्ड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो वहाँ से अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। इसके लिए स्ट्रेस को हमने क्या एज्यूम कर रखा है, टाउ, और एरिया की बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा पाई इंटू डी इंटू टी। इस पर्टिकुलर प्लेट के लिए जो सरफेस एरिया निकल के आए वो क्या हो जाएगा, पाई डी टी, यानी 2πRL बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स रिक्वायर्ड। इतना शेयर फोर्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, पंचिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक, तो ये चीज़ तो हमें यहाँ से कंसिडर हो गई, हम शेयर फोर्स भी हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल हमारा पंचिंग ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ, जब हम θ1 से θ2 पर है, यानी इतना जो ऑपरेशन है ये केवल पंचिंग ऑपरेशन है। ठीक, और पूरी एनर्जी जो हमें मोटर से एक पंचिंग के लिए निकली, यानी θ = 2π के लिए 360 डिग्री के लिए जो हमें एनर्जी दी गई है वो कितनी है,
E1 है, और एक्चुअल जो हमारा पंचिंग हुआ है वो कितना हुआ है, θ1 से जब θ2 तक हमारी क्रैंक रोटेट हुई है। यानी हमने एक और एनर्जी मानी, वो क्या मानी, E2। ये क्या है, एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग। E1 क्या थी, ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड थी जो हमें मोटर से कंटिन्यूसली मिली पूरे 360 रोटेशन पर, यानी 2 पाई रोटेशन पर। और पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म कितने में हुआ, θ1 से θ2, यानी इतने ऑपरेशन में हमारा क्या हुआ, पंचिंग हुआ। तो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, θ2, E2 से। अब ये E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर E2 की वैल्यू हम देखना चाहें तो देखो टोटल एनर्जी हमें कितनी मिली है, E1 मोटर से, और एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ है, θ2 से θ1 के लिए। और टोटल हमारा क्रैंक रोटेशन कितना है एक पंचिंग ऑपरेशन के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। ये हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके लिए, एक्चुअल एनर्जी जो पंचिंग परफॉर्म हो रही है θ1 से θ2 के लिए, वो हमारी एक्चुअल एनर्जी ये। ठीक, अगर E1 की बात करें तो E1 क्या है, पूरे 2 पाई रोटेशन पर हमें जो मोटर से जो हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक, वो E1 है। यानी एक पंचिंग ऑपरेशन में जितनी एनर्जी लग रही है वो क्या है, E1 है। और एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन हुआ कहाँ से कहाँ तक, तो हुआ θ1 से θ2 तक, केवल इतने के लिए, इतने स्ट्रोक के लिए। ठीक, तो उसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या है, टोटल एनर्जी, और कितने कितने पोर्शन के लिए, θ2 से θ1 के लिए। तो क्या लिखा, E1 इंटू θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 पाई। ठीक, अब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अगर हमें निकालनी है, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होती है डेल्टा ई। तो डेल्टा ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये क्या मैक्सिमम एनर्जी, और E2 क्या है, एक्चुअल एनर्जी जो ये दी हुई है। ठीक, और इस केस में जब ये E2 है, ये एनर्जी एक्चुअल में होगा क्या, हमें फ्लाईव्हील से मिलेगी। जैसे ही फ्लाईव्हील से हमें ये एनर्जी मिलेगी, हमारी फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यानी जैसे ही E2 एनर्जी फ्लाईव्हील से हमें मिलेगी, तो इस फ्लाईव्हील की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, और ये हमारी मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशन हमें मिल जाएगी, जिसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, E1 माइनस E2 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी, क्या रखी, E1 इंटू θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 पाई। इस एक्सप्रेशन को देखिए ध्यान से, ये θ2 से θ1, ये θ1 से θ2 जो हमारी क्रैंक रोटेट करी है, वही तो एक्चुअल ऑपरेशन है। पहले θ1 से θ इक्वल टू 0 से θ1 गए थे, उस केस में क्या हुआ था, वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, यानी फ्लाईव्हील की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक, और उसके बाद θ1 से जब θ2 गए थे, तो उस केस में क्या हुआ था कि इस फ्लाईव्हील ने अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो दे दी थी, इतनी एनर्जी ये रिक्वायर्ड थी जो, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। यानी यहाँ से जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, E1 कॉमन ले लिया, यहाँ से आया 1 माइनस θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 पाई। ये है इस फ्लाईव्हील की मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी इन केस ऑफ पंचिंग प्रेस। ठीक, अब अगर हमें इस θ2 और θ1 की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो, इस θ2 θ1 की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए हमें क्रैंक रेडियस मालूम होने चाहिए, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ मालूम होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अननोन हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि θ2 माइनस θ1 अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू है, ये T/2s के इक्विवेलेंट होती है। जहाँ पर T क्या है, ये T थिकनेस, प्लेट की मोटाई है, और S क्या है, S स्ट्रोक है, स्ट्रोक ऑफ दिस पंच, या हम सीधे कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय पंच। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T/2 इंटू 2R, वेयर R इज रेडियस ऑफ क्रैंक, जहां पर ये R क्या है, क्रैंक की त्रिज्या है। ठीक, या इसको क्लियरली और लिख सकते हैं T/4R। ठीक है, और हमें पता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो होती है वो होती किसके बराबर है, तो वो होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ I ω1 स्क्वायर माइनस ω2 स्क्वायर। ये हमारी मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें पता होता है, तो ये इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये जो θ2 और θ1 की वैल्यू है वो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसको इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम पंचिंग प्रेस में फ्लाईव्हील की जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल किस तरीके के आते हैं। न्यूमेरिकल में, पंचिंग प्रेस के न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है आपसे, अ पंचिंग प्रेस इज रिक्वायर्ड टू पंच 30 mm डायमीटर होल्स इन अ प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस। केवल अभी इतने में देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको डेटा, क्या दिया है कि 30 mm डायमीटर के पंच होने हैं, यानी डायमीटर कितना दे रखा है, 30 mm का, और प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है, 20 mm। यानी हमें यहाँ से क्या कितना डेटा मिल गया कि
20 mm की प्लेट है और जो पंचिंग प्रेस से जो हमारे पंच होने हैं उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ पंच 30 mm डायमीटर का। ठीक, आगे क्या उसने दे रखा है, एट द रेट ऑफ 20 होल्स पर मिनट, यानी 60 सेकेंड में 20 होल कर होने हैं। ठीक है, पंचिंग जो होना है वो 60 सेकेंड में 20 होल होने हैं। प्लेट की थिकनेस कितनी दे रखी है, 20 mm, और डायमीटर जो पंच होना है रिक्वायर्ड है वो कितना है, 30 mm। व्यास जो दे रखा है 30 mm। आगे क्या दे रखा है, इट रिक्वायर्स 6 न्यूटन मीटर ऑफ एनर्जी पर mm स्क्वायर, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पंचिंग के लिए वो कितनी दे रखी है, 6 न्यूटन मीटर पर mm स्क्वायर, यानी क्षेत्र एकांक क्षेत्रफल पर उसने दे रखा है, पर mm स्क्वायर में उसने इसको दे रखा है E1, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक, जो कि मोटर से हमें चाहिए एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन के लिए, यानी पूरे 0 से 2 पाई के लिए। यानी अगर पंचिंग प्रेस का डेरिवेशन आपको याद हो तो उसमें थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरीज करती थी, थीटा इक्वल टू 0 से θ1 तक, एक ये होता था, दूसरा क्या होता था θ1 से θ2 तक। और जो हमारा थीटा वेरी करता था वो कहाँ से कहाँ तक करता था, पूरा 2 पाई जाते थे, तब एक पंचिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता था। ठीक, ये था एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन θ1 से θ2। ठीक, तो E1 जो हमें मिल रही है वो किसके लिए मिल रही है, 0 से 2 पाई, यानी पूरा 360 रोटेशन के लिए जो एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 6 न्यूटन मीटर पर mm स्क्वायर। ये उसने आपको न्यूमेरिकल में गिवन दे रखी। ठीक, आगे उसने क्या दे रखा है, इफ पंचिंग टेक्स प्लेस इन 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी जो एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन है यानी θ1 से θ2 उस समय कितना टाइम लग रहा है एक्चुअल पंचिंग में, 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी 1 सेकंड का 1/10वां हिस्सा। ठीक, आगे उसने क्या कहा, द आरपीएम ऑफ द फ्लाईव्हील वेरीज फ्रॉम 160 टू 140, यानी जो फ्लाईव्हील की स्पीड है वो वेरी कर रही है। वेरी क्यों कर रही है, क्योंकि पहले जब हम थीटा से 0 से θ1 पे जाते थे तो कोई लोड नहीं होता था, उस समय जितनी एनर्जी मिलती थी वो सारी एनर्जी क्या करता था, फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब कर लेता था, तो उस केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। दूसरे केस में जब हम θ1 से θ2 जाते थे, यानी जब एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन होता था, तो उस एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन में क्या होता था, एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन में लोड की वजह से उसकी स्पीड घट जाती थी। यानी यहाँ पर आपको दो कंडीशन मिली, N1 और N2। N1 कितना दे रखा है, 160 आरपीएम, और N2 कितना दे रखा है, 140 आरपीएम। ये आपको न्यूमेरिकल में दिया। आगे क्या पूछा है, डिटरमाइन द मास ऑफ द फ्लाईव्हील, यानी फ्लाईव्हील का मास, द्रव्यमान उसने पूछा है कितना होगा, और हैविंग अ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 1 मीटर, यानी गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, K, वो दे रखा है 1 मीटर। इतने डेटा आपको न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं और आपसे फ्लाईव्हील गतिपाल पहिए का द्रव्यमान, मास पूछा गया है। हमें पता है कि फ्लाईव्हील का फॉर्मूला क्या है मास निकालने का, तो वो ये है, हाफ I ω1 स्क्वायर माइनस ω2 स्क्वायर। ये है जहाँ पर डेल्टा ई क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, अधिकतम ऊर्जा उच्चावचन गुणांक, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई की जगह क्या लिख सकते हैं, m k स्क्वायर इंटू ω1 स्क्वायर माइनस ω2 स्क्वायर। ये है डेल्टा ई। अब इस देखिए, इस न्यूमेरिकल में आपसे मास पूछा हुआ है, k आपको दिया हुआ है। ठीक, ω1 और ω2 की अगर बात करें तो ω1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 पाई N1/60। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई N/60। जब ω1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N1। सिमिलरली जब ω2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई N2/60, यानी ये दोनों टर्म भी गिवन है। अब अगर हमें ये डेल्टा ई पता चल जाए तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, यानी फ्लाईव्हील का मास हमें मिल जाएगा। और ये डेल्टा ई एक्चुअल में है क्या, ये डेल्टा ई है E1 माइनस E2। जो हमारे पंचिंग ऑपरेशन में यानी पंचिंग प्रेस के लिए E1 क्या था, ये था एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ऑपरेशन, यानी जो जब थीटा पूरा 2 पाई रोटेट करता है इस तरीके से, तो उस केस में हमें मोटर के द्वारा कितनी एनर्जी मिल रही है, वो E1 होता है। और E2 क्या होता है, E2 होता है जब θ1 से θ2, यानी जो एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम पर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो E2 होता है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड कर लें तो वही क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए सबसे पहले E1 आपको दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो प्लेट का अगर हम शेयर्ड एरिया निकाल लें जिसमें पंच होना है, तो शेयर्ड एरिया क्या हो जाएगा, तो शेयर्ड एरिया हमारे फॉर्मूले से क्या था, पाई d इंटू टी, जहाँ पर डायमीटर d, डायमीटर प्लेट का व्यास कितना दे रखा है, पंच का 30, इंटू थिकनेस प्लेट की कितनी दे रखी है, 20
mm², यानी यहाँ से क्या आ गया 600 पाई mm², ये शेयर्ड एरिया आ गया। अब अगर शेयर्ड एरिया आ गया तो हम एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी फॉर पंचिंग ऑपरेशन कितनी हो जाएगी? तो आपको दे रखा है E1, उसने दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, इसे हमने E1 से डिनोट कर दिया, कितना दे रखा है 6 न्यूटन मीटर पर mm², और एरिया कितना आपको शेयर दे रखा है, ये दे रखा है, देखिए, तो ये हो गया 600 पाई mm²। ये mm² से mm² कैंसिल हो गया, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पंचिंग ऑपरेशन कितनी हो जाएगी 3600 पाई न्यूटन मीटर। यानी हमें E1 की वैल्यू पता चल गई कि पंचिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, यानी जब थीटा हमारा 0 से 2 पाई पूरा रिवॉल्व हुआ तो कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है 3600 पाई, ये हमें मोटर से मिल रही है। अगर इसको और सॉल्व करें तो हो जाएगा 3600 इंटू पाई 11309.73 11309.73 न्यूटन मीटर। ये E1 हमें पता चल गई, E1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखिए E2 के लिए आपको उसने कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है कि 20 होल जो है वो 60 सेकंड में होते हैं। क्या दे रखा है 20 होल वो 60 सेकंड में हो रहे हैं, यानी 1 मिनट में हो रहे हैं, ये देखिए दिया हुआ है ये 20 होल्स पर मिनट, ठीक। तो एक होल कितने टाइम में होगा, तो हो जाएगा 60/20, यानी 3 सेकंड में होल एक होल हो रहा है, यानी एक जो पंच से एक होल कर रहे हैं वो कितने सेकंड में कर रहे हैं 3 सेकंड में कर रहे हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड हमें इतनी दी हुई है, तो एनर्जी फॉर 1 होल, यानी एक होल के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल है 11309.73 टोटल एनर्जी ये है, और एक होल में कितना टाइम लग रहा है 3 सेकंड, तो एक होल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ये हमें पता चल जाएगी पर सेकंड में, और वो कितनी आ रही है 11309/3, ये आ जाएगा 3769.9 3769.91 न्यूटन मीटर पर सेकंड। यानी एक होल के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ये हो गई। और आपको उसने देखिए न्यूमेरिकल में ये चीज दे रखी है कि जो एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है 1/10 ऑफ अ सेकंड एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन। तो एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन के लिए जो एनर्जी होती है उसे हमने क्या माना है E2, वो क्या हो जाएगा एक होल के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पर सेकंड में कितने टाइम के लिए 1/10 के लिए, तो यहां से कितने आ जाएगी 3769.9 इंटू 1/10, यानी यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 376.99 न्यूटन मीटर पर, ये भाई ये न्यूटन मीटर पर सेकंड में था, न्यूटन मीटर पर सेकंड इंटू ये सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, क्या आया न्यूटन मीटर। ये आपकी एक्चुअल एनर्जी है जो पंचिंग के लिए चाहिए। ये क्या था, ये था टोटल एनर्जी जो आपको थीटा इक्वल टू 0 से पूरा 2 पाई क्रैंक रेवोल्यूशन के लिए थी, वो ये था। और एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए आपने पहले न्यूटन मीटर पर सेकंड में इतनी एनर्जी निकाल ली, लेकिन पूरे सेकंड के लिए आपको नहीं चाहिए, आपको कितना टाइम चाहिए 1/10 चाहिए, तो 1/10 के लिए हमने एनर्जी निकाल ली, तो कितनी आई हमारी 376.99। E1 पता चल गया, E2 पता चल गया, हम क्या निकाल सकते हैं डेल्टा ई। तो डेल्टा ई जब निकालेंगे तो देखिए डेल्टा ई के लिए हमारा क्या हुआ, डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 आपको न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है, E1 दिया हुआ है 11309.73 माइनस E2 कितना फाइंड किया है आपने 376.99। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आज का आंसर आएगा 11309.73 11309.73 माइनस 376.99 आपका आएगा 10932। ये आया 10932.74 न्यूटन मीटर। ये डेल्टा ई आपका आ गया, ठीक है ना।
कैसे निकाला? सबसे पहले शेयर्ड एरिया निकाला। शेयर्ड एरिया को ऐसे निकाला पाई डी टी, जहाँ टी थिकनेस है प्लेट की और डी क्या है? डायमीटर ऑफ पंच। अब ये शेयर्ड एरिया निकल आया हमारा, तो शेयर्ड एरिया अगर निकल आया तो जो हमें एनर्जी पर mm स्क्वायर में दी हुई है उसको हमने न्यूटन मीटर में निकाल लिया, तो ये में E1 पता चल गया। ये एनर्जी टोटल एनर्जी है जो मोटर से फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमने पहले ये निकाला कि एक होल में हमें कितनी एनर्जी लग रही, कितना टाइम लग रहा है पर सेकंड में, एक होल के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो ये निकल आई। लेकिन जो एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन है वो कितने टाइम के लिए लग रहा है? 1/10 सेकंड के लिए, तो 1/10 के लिए हमने निकाल लिया, तो ये हमारा क्या आ गया? एक्चुअल पंचिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी आ गई। E1 E2 में पता चल गया, तो डेल्टा ई हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ फ्लाईव्हील, और मास ऑफ फ्लाईव्हील निकालने के लिए अभी ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो इस फॉर्मूले में जैसे ही रखेंगे वैल्यू, तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या है? 10932.74 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? हाफ आई की जगह हमने क्या रख दिया? एम के स्क्वायर, ठीक। और के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, यानी 2 पाई n1/60 का स्क्वायर ये है, माइनस 2 पाई n2/60 का स्क्वायर, ये निकल आया, ठीक। यहाँ से आया 10932.74 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू 1 स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ क्या लिखा है? 2 पाई बाई 60 इंटू n1 कितना दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल में? n1 दे रखा है 160, ठीक। तो यहाँ हमने क्या रख दिया? 160 का स्क्वायर, माइनस सेकेंड केस में क्या लिखा? 2 पाई n2 कितना दे रखा है आपको? 140, यहाँ रख दिया हमने क्या? 140 बाई 60 का स्क्वायर, ठीक। इसको इधर भेज दिया, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों की सॉल्व करके वैल्यू लिख देते हैं। ये हो जाएगा 10932.74 इंटू ये जो 2 इधर भेज दिया 2 इज इक्वल्स टू एम 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे पहले वाली वैल्यू को, तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 2 पाई इंटू 160 डिवाइडेड बाई 60 स्क्वायर, ये आएगा 280.73। इसकी वैल्यू आ गई 280.73, माइनस स्क्वायर कर दिया इसका, तो इसकी इतनी वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 140 डिवाइडेड बाई 60 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 214.93 214.93 280.73 माइनस एन। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू 65.79, और इधर वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर ये वैल्यू आएगी 10932.74 इंटू 2, यानी ये आ जाएगा 21865.4, ठीक। और इसको अब जब सॉल्व करेंगे 0.79, तो हमारा फ्लाईव्हील का मास आ जाएगा 332.35। यहाँ से जब इसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 21865.4 अपॉन 65.79, और जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आपका आया 332.35 kg, ठीक। ये फ्लाईव्हील का हमारा मास निकल आया, ठीक। तो सबसे पहला हमारा कंसिडरेशन क्या था कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी यानी डेल्टा ई हमको निकालना है। तो डेल्टा ई के लिए हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? पहले हमने E1 को फाइंड किया। E1 आपको mm स्क्वायर में दे रखा था, तो शेयर्ड एरिया हमने पहले निकाला, और टोटल एनर्जी हमने कितनी हमारे पास अवेलेबल है, कितनी एनर्जी हमें चाहिए, वो हमें मिल गई। उसके बाद एक्चुअल पंचिंग ऑपरेशन के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हमने वो निकाल लिया, डेल्टा ई हमें पता चल गया। जैसे ही डेल्टा ई पता चला अपने फॉर्मूले में हमने उसको रख दिया, और ओमेगा को 2 पाई n/60 से में कन्वर्ट कर लिया, और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए उस इक्वेशन में 2 पाई n1 और 2 पाई n2 कर दिया। n1 n2 की वैल्यू रखी और उसको सिंप्लीफाई करके हमने फ्लाईव्हील का मास निकाल लिया।